जब बात मान सम्मान, इज्जत और आबरू की होती है तो इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है। जैसे सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के कहर से और अपनी आबरू बचाने के लिए चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। ऐसे ही राजस्थान के कुलधरा सहित 84 गांव के 600 परिवार एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक रात में ही 84 गांवों को खाली करके किसी अज्ञात जगह पर चले गए थे। गांव छोड़ते वक्त लोगों ने अपने ही गांव कुलधरा को एक श्राप भी दिया था। इस श्राप की वजह से आज भी यह कुलधरा गांव 200 से ज्यादा सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, ये कुलधरा गांव भारत का सबसे श्रापित और भूतिया गांव भी माना जाता है। तो क्या हुआ था इन गांव वालों के साथ, जो इन लोगों को एक रात में ही 84 गांवों को खाली करना पड़ गया था? और आखिर कौन थी वह लड़की जिसकी इज्जत की खातिर 84 गांव के लोग अपना सब कुछ छोड़कर एक रात में ही यहां से चले गए थे? और क्या था वह श्राप जिसके कारण कुलधरा गांव को भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है और लोग कुलधरा गांव में बस नहीं पाते हैं? तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। कुलधरा गांव छोड़ते वक्त लोगों ने जो फैसला लिया था वह इतिहास के पन्नों में अपने आप में एक मिसाल है। इतना ही नहीं, इन 84 गांव के 600 परिवारों का आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह लोग कहां चले गए हैं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान का जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी कहा जाता है, भारत के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। यह शहर अपनी पीली बलुआ पत्थर की इमारतों के कारण स्वर्णिम आभा बिखेरता है। जैसलमेर का किला, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने किलों में से एक है, इस शहर की शान है। जैसे ही सुबह की पहली किरण इस शहर पर पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है, इसलिए इसे सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर अपने समृद्ध इतिहास, अनूठी वास्तुकला और शानदार रेगिस्तानी परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। यह गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो अपनी समृद्धि और उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों को विकसित किया था। उस समय यह क्षेत्र हरा भरा था और यहाँ खेती प्रमुख व्यवसाय था। पालीवाल ब्राह्मण अपने जल संरक्षण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ऐसी प्रणाली विकसित की थी जिससे बारिश का पानी रेत में व्यर्थ न जाकर जमीन के अंदर विशेष गहराई पर संग्रहित हो जाता था। इस वजह से इस रेगिस्तानी इलाके में भी वे उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उगाने में सक्षम थे। यह भी कहा जाता है कि इस गांव में सबसे पहले पाली के एक ब्राह्मण कद्धान ने अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। आज जैसलमेर और कुलधरा गांव दोनों ही पर्यटकों के लिए बड़े ही आकर्षण का केंद्र हैं। जैसलमेर में लोग किले, हवेलियां, जैन मंदिर, गढ़सिस्सर झील और रेगिस्तान सफारी का आनंद लेने आते हैं। वहीं कुलधरा गांव एक रहस्यपूर्ण स्थान के रूप में पर्यटकों को रोमांचित करता है। जब आप जैसलमेर से कुलधरा गांव की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता एकदम वीरान सा लगता है। रेगिस्तान के इस सुनसान रास्ते पर बहुत कम लोग नजर आते हैं और इस सुनसान रास्ते पर बहुत कम गाड़ियां नजर आती हैं। यह रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एक अजीब सा एहसास होने लगता है। गर्मियों में भी जैसे ही आप कुलधरा गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, वातावरण अचानक से ठंडा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। इसके अलावा जो भी इस गांव में प्रवेश करता है, वह एक अनजानी ऊर्जा और अजीबोगरीब एहसास को महसूस करता है। यहाँ घूमने गए कई पर्यटकों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें टच किया हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई भी नहीं दिखता है। कई लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने वहां महिलाओं के हंसने और आपस में बातें करने की धुंधली आवाजें भी सुनी हैं, जबकि वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता था। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कुलधरा गांव सहित लगभग 84 गांव बसाए गए थे। ये सभी गांव आपस में जुड़े हुए थे। इन 84 गांवों में लगभग 600 परिवारों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। इन सभी गांव के लोगों ने अपने घरों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ था। गर्मियों में 45 डिग्री के तापमान में भी
इनके घरों के अंदर ठंडी हवाएं आती थीं। इन सभी लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। इन सभी लोगों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी कि जिसके कारण यह सभी गांव वाले रेगिस्तान में भी बहुत ही अच्छी फसल पैदा कर लेते थे। लेकिन इस 84 गांव के 600 पालीवाल ब्राह्मण परिवारों के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण यह सभी लोग मात्र एक रात में ही अपना सब कुछ छोड़कर इस गांव से गायब हो गए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इन 84 गांव के लोगों के साथ, जो एक रात में ही 600 परिवार इस गांव को छोड़कर चले गए थे। दरअसल राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर में समय समय पर कई शासकों, योद्धाओं और दीवानों का उदय और पतन हुआ है। इन्हीं में से एक नाम है सालम सिंह का भी है, जो जैसलमेर का दीवान था। सालम सिंह अपनी क्रूरता, निर्ममता और शक्ति की भूख के लिए जाना जाता था। जैसलमेर के सोनार किले के आसपास उसकी कहानियां आज भी हवाओं में गूंजती हैं। लोग उसकी क्रूरता के किस्से सुनकर सहम जाते हैं। सालम सिंह का जीवन संघर्ष और क्रूरता से भरा हुआ था। कहा जाता है कि जब वह मात्र 11 साल का था तब उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की हत्या होते देखी थी। उसके पिता जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे, लेकिन उन्हें राजद्रोह के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया था। यह घटना सालम सिंह के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई थी। बचपन में ही अपने पिता को खोने के बाद उसके मन में सत्ता और बदले की आग जलने लगी थी। वह सत्ता का भूखा हो गया था और जैसलमेर को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। उसके दिल में क्रूरता, घृणा और निर्दयता घर कर गई थी, जिसने उसे एक क्रूर शासक बना दिया था। सलाम सिंह की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि वह जैसलमेर के सोनार किले से भी ऊंचा उठना चाहता था। जब वह जैसलमेर का दीवान बना था तो उसने किले के पास ही अपना एक भव्य महल बनवा दिया था। इस महल को मेहरगढ़ महल कहा जाता था। सालम सिंह ने इस महल की ऊंचाई इतनी ज्यादा रखी कि यह सोनार किले से भी ऊंचा हो गया था। लेकिन राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। एक दीवान का महल राजा के किले से ऊंचा हो, यह जैसलमेर के इतिहास और परंपरा के खिलाफ था। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि सालम सिंह के महल की ऊपर की 2 मंजिलें तोड़ दी जाएं। यह घटना सालम सिंह के लिए बहुत बड़ा अपमान थी, लेकिन वह राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। सालम सिंह सिर्फ सत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने विशाल शरीर और डरावनी छवि के लिए भी जाना जाता था। उसकी लंबाई और कदकाठी बेहद विशाल थी। कहा जाता है कि उसके कपड़े आज भी उसकी हवेली में रखे हुए हैं, और जब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन वहां घूमने गए थे तो उन्होंने उन कपड़ों के साथ एक तस्वीर खिंचवाई थी। उस तस्वीर में अमिताभ बच्चन जैसे ऊंचे व्यक्ति भी सालम सिंह के कपड़ों के सामने छोटे लग रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीवान सालम सिंह कितना लंबा और भारी भरकम व्यक्ति था। सालम सिंह सिर्फ एक निर्दयी प्रशासक ही नहीं, बल्कि महिलाओं में भी बेहद बदनाम था। उसकी नजरें हर खूबसूरत औरत पर होती थीं और वह किसी भी औरत को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। उसकी क्रूरता के कारण जैसलमेर की महिलाएं उसका नाम सुनकर कांप जाती थीं। एक बार सालम सिंह अपने प्रशासन के दौरे पर कुलधारा गांव पहुंचा था। कुलधारा, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, अपने सुनियोजित घरों, समृद्धि और जल संरक्षण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध था। वहां की सुंदरता और समृद्धि देखकर वह बहुत प्रभावित हो गया था। लेकिन तभी उसकी नजर गांव के मुख्य पुजारी की बेटी पर पड़ जाती है। वह लड़की बहुत सुंदर थी और उसे देखते ही सालम सिंह की नीयत खराब हो जाती है। सालम सिंह ने उसी समय ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में इस लड़की को अपने महल में ले जाएगा। लड़की को पाने के लिए पहले तो उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वे अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी और उन्नत विचारों वाले लोग थे। वे इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। जब दबाव से काम नहीं बनता है तो सालम सिंह धमकी देना शुरू कर देता है और गांव पर तरह तरह के टैक्स लगाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी पालीवाल ब्राह्मण झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब पालीवाल ब्राह्मण किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो सालम सिंह काफी गुस्से में आ जाता है और पुजारी की बेटी का अपहरण करने की कोशिश करने लगता है। सालम सिंह कई बार अपने सैनिकों को लड़की का अपहरण करने के लिए भेजता है, लेकिन हर बार पालीवाल ब्राह्मण अपनी समझदारी और रणनीति से उसे नाकाम कर देते थे। जब सालम सिंह हर तरीके से लड़की का अपहरण करने में नाकाम हो जाता है तो उसकी बौखलाहट और बढ़ जाती है। इसके बाद सालम सिंह सीधे गांव को चेतावनी देता है कि आने वाली पूर्णिमा की रात तक
लड़की को उसकी हवेली में भेज दिया जाए, वरना वह अपने सैनिकों के साथ गांव पर हमला कर देगा। इस चेतावनी के बाद पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी स्वाभिमानी और उन्नत सोच के लिए जाने जाते थे, अब एक ऐसे संकट में फंस गए थे जिसका हल निकालना बेहद जरूरी था। गांव के हर घर में चिंता और डर का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों के पास कभी किसी के सामने झुकने की परंपरा नहीं थी। पूर्णिमा की रात का समय भी नजदीक आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव के बुजुर्ग और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा एक आपातकालीन पंचायत बुलाने का फैसला किया जाता है। यह पंचायत केवल कुलधरा गांव के लिए नहीं थी, बल्कि आसपास के 84 गांवों के लोगों को भी इसमें बुलाया गया था और सभी लोग गांव के मुख्य मंदिर में एकत्र हो जाते हैं। सभी लोगों के एक जगह इकट्ठा हो जाने के बाद पंचायत में हर कोई व्यक्ति इस संकट से बचने के लिए अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन किसी भी समाधान से पाली वालों का आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं रह रहा था। कोई कह रहा था कि हमें सालम सिंह से युद्ध करना चाहिए, तो कोई कह रहा था कि लड़की को छुपा लेना चाहिए। लेकिन वे जानते थे कि सलाम सिंह क्रूर, निर्दय और शक्तिशाली था, और अगर उन्होंने प्रतिरोध किया तो वह न केवल गांव को जलाकर राख कर देगा, बल्कि सभी महिलाओं और बच्चों को भी बंधक बना लेगा। आखिरकार बहुत विचार विमर्श करने के बाद पंचायत में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है। 84 गांव के 600 परिवार गांव को छोड़कर हमेशा के लिए किसी अज्ञात जगह पर चले जाने का निर्णय ले लेते हैं। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों को अपनी बेटियों, बहनों और पूरे समुदाय की रक्षा करनी थी। उन्होंने यह तय किया कि वे अपना सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन सालम सिंह के आगे सर नहीं झुकाएंगे। जब पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं, तो उन्हें पता था कि अगर इस फैसले में जरा सी भी देरी हुई तो खबर कहीं ना कहीं से बाहर निकल सकती है, और अगर सालम सिंह को इसकी भनक लग गई तो वह अपने सैनिकों को भेजकर गांव पर हमला करवा देगा और उनकी महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लेगा। इसलिए 84 गांव के सभी लोग उसी रात चुपचाप गांव को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही गांव खाली करने का संदेश दिया जाता है, सभी लोग तेजी से अपने घरों में जाते हैं और सिर्फ सबसे जरूरी व कीमती सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं। किसी ने सोना चांदी उठाया तो किसी ने धार्मिक ग्रंथ। जवान लोग बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और बुजुर्गों को सहारा देते हैं। सभी माँ अपने नवजात बच्चों को चादरों में लपेटकर गोद में उठा लेती हैं। लेकिन जल्दबाजी में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। किसी के घर के बर्तन ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं, तो किसी के घर में सूखने के लिए डाले गए कपड़े वहीं रह जाते हैं। कुछ चूल्हों में आग जल रही थी जिसे कोई बुझाने तक नहीं रुकता है। रात के अंधेरे में हजारों लोग बिना कोई आवाज किए, बिना किसी को खबर हुए, खामोशी के साथ गांव छोड़कर निकल जाते हैं। यह पल भावनात्मक और दर्दनाक था। हंसते खेलते गांव, जहां सदियों से जीवन था, एक रात में ही वीरान हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव को एक श्राप देते हैं कि आज के बाद यह गांव कभी भी आबाद नहीं होगा। कोई भी यहां बसने की कोशिश करेगा तो उसे अज्ञात शक्तियों का सामना करना पड़ेगा और उसका अंजाम बुरा होगा। और इस श्राप के बाद 84 गांव के 600 परिवारों के लोग किसी अज्ञात जगह की ओर निकल जाते हैं। दीवान सालम सिंह की चेतावनी के अनुसार पूर्णमासी की रात आती है और बीत जाती है, लेकिन जब लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं पहुंचती है तो उसके अहंकार को बहुत चोट पहुंचती है, जिस कारण सालम सिंह काफी गुस्से में आ जाता है। अगली सुबह अपने वादे के अनुसार सालम सिंह अपनी पूरी सेना को तैयार करता है और गुस्से में कुलधारा गांव की ओर कूच कर देता है। जब सालम सिंह कुलधारा गांव पहुंचता है तो उसे पूरे गांव में चारों ओर बस सन्नाटा ही नजर आता है। कुएं और बावलियां खाली थीं, घरों के दरवाजे आधे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। इसके बाद सालम सिंह और उसकी सेना पूरे कुलधरा गांव को छान मारती है, लेकिन उसे वहां एक भी इंसान नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, सालम सिंह अपनी सेना के साथ मिलकर बाकी के 83 गांवों को भी छान मारता है, लेकिन हर जगह वही वीरानी और सन्नाटा पसरा हुआ था। सालम सिंह को इन 84 गांवों में एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है। पालीवाल ब्राह्मण इतने संगठित और बुद्धिमान थे कि उन्होंने इस तरह से गांव छोड़ा था कि किसी को भनक तक नहीं लगी थी। वे न केवल कुलधरा गांव छोड़कर गए थे, बल्कि अपने साथ अपने अस्तित्व का हर सबूत भी ले गए थे। इसके बाद सालम सिंह ने अनुमान लगाया कि शायद पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी सारी दौलत मिट्टी में दबा दी होगी। इसीलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे गांव में खुदाई करें, लेकिन उस खुदाई में क्या निकला, इसकी कोई पक्की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं।
कुछ कहते हैं कि उसे सोना, चांदी और कीमती धातुएं मिली थीं। कुछ का मानना है कि उसे कुछ भी नहीं मिला था और पालीवाल ब्राह्मण अपना सारा खजाना साथ ले गए थे। कई लोगों का यह भी कहना है कि जो भी वहां से खजाना लेकर गया था उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ था। कुलधारा गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को श्राप देकर छोड़ा था कि अब यह गांव कभी आबाद नहीं होगा। इस श्राप की गूंज इतनी प्रबल थी कि सालम सिंह, जो कभी शक्तिशाली और अहंकारी था, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। उसके खिलाफ कई षड्यंत्र हुए थे और वह अपने ही दुश्मनों के हाथों मारा गया था। उसकी हवेली आज भी वीरान खड़ी है और लोग कहते हैं कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कुलधरा का रहस्य आज भी जिंदा है। कोई नहीं जानता कि पालीवाल ब्राह्मण कहां गए, लेकिन उन्होंने इतिहास में अपनी वीरता और स्वाभिमानता की अमर कहानी छोड़ दी है। अगर आप कभी कुलधारा गांव जाएं तो वहां के खंडहरों को देखकर कल्पना करें कि एक समय यह गांव हंसता खेलता था, लेकिन एक निर्दयी दीवान के कारण यहां सिर्फ सन्नाटा और रहस्य ही बचा है। सरकार की काफी कोशिशों के बाद 62 गांव तो फिर से बसा लिए जाते हैं, लेकिन कुलधरा और खाभा आज भी खंडहर पड़े हुए हैं। आज भी यहां किसी के बसने या रहने की हिम्मत नहीं हुई है। अगर किसी ने यहां रहने की कोशिश की भी है तो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित तरीके से रखे जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसके चलते काफी बड़ी मात्रा में पर्यटक यहां घूमने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा हो। इतना ही नहीं, मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में एक रात बिताई थी। टीम ने माना था कि यहां कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। मीडिया के अनुसार पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए थे। लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। कुलधरा गांव को काफी बड़ी मात्रा में पर्यटक देखने आते हैं, इसलिए इस गांव को दिन की रोशनी के साथ खोल दिया जाता है। खैर, पालीवाल ब्राह्मणों का कुलधरा छोड़ने का फैसला सिर्फ एक गांव का पलायन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक एकता और सम्मान की रक्षा का एक अद्वितीय उदाहरण था। उस दौर में जब एक लड़की की इज्जत पर संकट आया तो सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे 84 गांव के लोग एकजुट हो गए थे। उन्होंने न तो सालम सिंह के सामने घुटने टेके थे और न ही लालच में पड़े थे। उन्होंने अपनी समृद्धि, अपने घर बार, अपने खेत खलिहान सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं किया था। अगर हम आज के समय से तुलना करें तो शायद यही सबसे बड़ा अंतर नजर आता है। पहले लोग एक दूसरे की परेशानियों को अपनी समस्या समझते थे। आज लोगों को सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब रहता है। पड़ोसी के घर में कुछ गलत हो रहा हो तो भी अधिकतर लोग चुप रहते हैं। कोई अन्याय होते हुए देखता है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखकर किनारा कर लेता है। पालीवाल ब्राह्मणों की यह कहानी हमें सिखाती है कि सामाजिक एकता और न्याय के लिए खड़े होना जरूरी है। अगर समाज मिलजुल कर अन्याय का विरोध करे तो बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आज भी अगर हम उनके साहस, एकता और स्वाभिमान से कुछ सीखें तो शायद समाज में बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, आप इस घटना और पालीवाल ब्राह्मणों की एकता और स्वाभिमान के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।